नमस्कार दोस्तों। आज मैं जीव विज्ञान में अगले टॉपिक को पढ़ाऊंगी जो है पादप जगत। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो हो जाएगा वाल वाक्स। वाल वाक्स एक जलीय शैवाल है जो जल में कोलोनियल के स्वरूप में रहता है। इस कॉलोनी में सदस्यों की संख्या अनगिनत होती है। वाल वाक्स की कॉलोनी को सिनोवियम कहा जाता है। ये सारे जीव आपस में कोशिका द्रव की झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? दिया जाएगा ओरोबैंकी। क्या हो जाएगा? ओरोबैंकी। ओरोबैंकी पूर्णतः जड़ परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे की जड़ों से प्राप्त करता है। लोरेंथस अपूर्ण स्तंभ परजीवी पौधे का उदाहरण है जो दूसरे पौधे के तनों पर उगकर जल तथा खनिज लवण ही प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फूल गोभी। ब्रोकली सब्जी फूल गोभी परिवार से संबंधित है। इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए आदि तत्व पाए जाते हैं जो विकास एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। ब्रोकली फूलगोभी की तरह दिखता है और यह कच्चे सलाद के रूप में भी इस्तेमाल होता है। यह मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, स्टेम नोडुलटिंग लेग्यूम की पहचान करें। तो ये हो जाएगा सिसबानिया एक्यूलेटी। क्या हो जाएगा? सिसबानिया एक्यूलेटी। आगे है इसमें, स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम के अंतर्गत सिसबानिया एक्यूलेटिक सम्मिलित है। इसे ढैंचा भी कहते हैं। इसकी छाल से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। यह हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है? तो हो जाएगा ग्रैमिनी। खरपतवार फलारिस माइनर ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आता है। इसे गेहूं का मावा भी कहा जाता है। यह खरपतवार गेहूं की उपज को प्रभावित करता है। इस पर रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। क्या हो जाएगा? यूट्रिकुलेरिया। कुछ पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, नेफेंथीज आदि। अगला है, निम्न में से कौन सा भ्रूण पोषीय बीज नहीं है? तो हो जाएगा चना। कुछ पौधे जैसे चना, सेम, मटर में भ्रूण अपरिवर्धन में ही स्वरूप से प्रयोग हो जाता है। इन बीजों के बीज पत्र में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं। इन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा फंजाई। क्या हो जाएगा? फंजाई या कवक के। मशरूम कवक का उदाहरण है। मशरूम का प्रयोग खाने में किया जाता है। यह एक कोशिकी है। यह खाने योग्य तथा जहरीला दोनों प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, वायु कोष उपस्थित होते हैं। तो इसमें हो जाएगा जलोदभिद। क्या हो जाएगा? जलोदभिद। जलोदभिद पौधे में वायु कोष उपस्थित होते हैं जैसे कमल, वाटर लिली, वेलिस्नेरिया आदि। आर्किड अधिपादक पौधे का उदाहरण है नागफनी, कनेर, मरुदभिद तथा नीम। आम तथा
समोद्भिद के अंतर्गत उदाहरण है। अगला है स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो ये हो जाएगा पोरीफेरा। आगे है स्पंज गुहा पोरीफेरा जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। इस संघ से जंतुओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके शरीर की देह भित्ति में असंख्य सूक्ष्म आष्टिया नामक छिद्र होते हैं जो इनके लिए मुख्य गुहा का काम करते हैं। इस संघ की जैविक क्रियाएं जल की अविरल धारा पर निर्भर करती है, क्योंकि स्थिर प्राणियों में जल की धारा भोजन व ऑक्सीजन लाती है तथा उत्सर्जित पदार्थों एवं जनन उत्पादों को अपने साथ ले जाती है। बाहरी जल आष्टिया में से होकर स्पंज गुहा में पहुंचता है और आस्ककुलम द्वारा बाहर निकलता है। इसे एस्कॉन प्रकार का नॉन तंत्र कहते हैं। इसमें जल की धारा का परिपथ निम्नलिखित है: बाहरी जल, स्पंज गुहा और बाहर। अगला है रोजा हिबिस्कस। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें हो जाएगा गुड़हल। क्या हो जाएगा? गुड़हल। रोजा हिबिस्कस गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। यह मालवेसी कुल का पौधा है जो सजावट के रूप में काम आता है। अगला टॉपिक है पादप अकारिकी, जड़, तना या पत्ती या पुष्प। इसमें है हेरोइन को जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है। निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा पोस्ता। क्या हो जाएगा? पोस्ता। हेरोइन अत्यधिक नशीली एवं अवैध मादक पदार्थ है। इसे पोस्ता के पौधे पैपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स या दूध के निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो ये हो जाएगा दालें। फलीदार फसलें दलहनी फसलें होती हैं। फलीदार फसलें मिट्टी को उर्वर बनाती हैं और उत्पादन बढ़ाने में मददगार होती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन यौगिक का स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो इसमें हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा? तना। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है, जो कि अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। यह कुल जिंजीबेरेसी के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तना है? तो तना कौन सा है? तो अदरक। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तना पौधे वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह परागकूल से विकसित होता है। यह पौधे का प्ररोह तंत्र बनता है। उदाहरण आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक इत्यादि। जड़ वे पौधे का आरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है, जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि। अगला प्रश्न है पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो तना। पौधे से भोजन का स्थानांतरण। अगला है इसमें कि तना, तो तना में कौन सा आ जाएगा? हल्दी, अदरक, आलू और प्याज। जड़ में आ जाएगा गाजर, मूली, चुकंदर। अतः स्पष्ट है कि हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। अगला टॉपिक है पादप कारिकी।
कार्यिकी, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन या श्वसन पादप हार्मोन्स। इसमें प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें हो जाएगा बी सही हो जाएगा। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यह प्रक्रिया जिसमें तापमान बढ़ने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उष्मांक अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापमान, स्थान व समय में होती है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है। यह द्रव सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो ये हो जाएगा पत्तियाँ। पौधों की पत्तियाँ जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियाँ का रंग हरा होता है। पत्ती के प्रकार निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। आगे है, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो यह हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। पादपों में खनिज और जल का जड़ों में पत्तियां तक ले जाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सभी हरे पौधे में सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण। भूमंडल पर समुद्रों, झीलों एवं जलाशयों इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा द्वारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा तथा पेड़ पौधों की पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में बादलों का रूप ले लेता है। अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये बादल भूपटल पर वर्षा करते हैं। वर्षा के बाद यह जल पुनः नदियों, झीलों से होकर समुद्र में चला जाता है। कुछ जल रिसकर भूमि के अंदर भी चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो जल चक्र कहते हैं। इसे जल चक्र कहते हैं। अगला है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ताप के कारण जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अर्थात वाष्पीकरण प्रक्रिया में द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदलती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? इसमें हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों के हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। यह पर्ण हरित या क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाई व जल से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन O2 अंतिम उत्पाद के रूप में निकलती है। इसमें समीकरण है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आगे है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल व खनिज लवण लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तथा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में जल अपने अणुओं में टूटकर ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अणुओं में टूटकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, जो पौधों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये समीकरण है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, तो क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधे तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वाष्पीकृत करने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों का तापमान और हवा का तापमान बराबर नहीं होता, क्योंकि पौधे वाष्पीकरण के माध्यम से अपने आप को ठंडा करने और विकिरण के माध्यम से गर्म होने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन। पेड़ पौधे मिट्टी जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। पौधों में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ये हो जाएगा ATP। क्या हो जाएगा? ATP। आगे है इसमें ATP द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। अगला है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? ये हो जाएगा परासरण। क्या हो जाएगा? परासरण। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है। मृदा विलयन में जल का परासरण दाब मूल रोम के परासरण दाब से कम होता है। इस विसरण दाब न्यूनता के कारण जल परासरण के द्वारा मूल रोमों में आता है और जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, क्रेब चक्र का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा क्रेब चक्र का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड चक्र। सिट्रिक एसिड चक्र। इसमें है ऑक्सीशोषण तथा अनाऑक्सिक शोषण में प्रारंभिक रासायनिक क्रियाएं समान होती हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का विघटन होकर पाइरुविक अम्ल बनता है। इस पथ को ग्लाइकोलाइसिस अथवा EMP पथ कहते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। इसके पश्चात यदि ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो पाइरुविक अम्ल का विघटन व पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनेगा और जिन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यह होता है उसे कार्बोक्सिल अम्ल चक्र अथवा इस चक्र को अनुसंधानकर्ता के नाम पर क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र में पहला उत्पाद सिट्रिक एसिड
होता है, इसलिए क्रेब्स चक्र को सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। यह संपूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसकी खोज वर्ष 1937 में क्रेब्स ने की थी। इसकी इस उपलब्धि के लिए वर्ष 1954 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है अब कि किसमें एक सिंथेटिक ऑक्सी है, तो ये हो जाएगा NaA। ऑक्सीन सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। IAA तथा IBA दोनों प्राकृतिक रूप से पौधे के तने तथा मूल के शीर्ष पर बनते हैं, फिर जहाँ से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। NaA तथा 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिड अम्ल कृत्रिम ऑक्सीन है। क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे CAM प्रकाश संश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है, यह एक कार्बन फिक्सेशन मार्ग है जो कुछ पौधों में शुष्क स्थितियों के लिए अनुकूल के रूप में विकसित होता है। आगे है अगला टॉपिक है आनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें है पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा कवक। किससे प्राप्त होता है पेनिसिलिन, तो ये कवक हो जाएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक प्रकार है जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। सन 1928 में स्कॉटिश चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कवक सूक्ष्म जीवों द्वारा की। अगला है भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है, तो बीटी बैंगन। बीटी बैगन, जिसे बीटी कॉटन के रूप में निर्मित किया गया, यह भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है। वर्ष 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा व्यावसायीकरण के लिए बीटी बैगन को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2010 में इसे इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अगला है प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई, तो हो जाएगा क्लोनिंग। क्या हो जाएगा क्लोनिंग। प्रजनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले विशिष्ट कोशिकाएं, जिन्हें जननिक कोशिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, जननिक कोशिकाएं कहते हैं, भाग लेती हैं। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक माता तथा पिता के गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। उत्पादित क्लोन अपने जनन के से शारीरिक और आनुवांशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग की परंपरागत तकनीकी में भ्रूण क्लोनिंग या ट्विनिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 1997 में डॉक्टर इयान विल्मुट और उनके सहयोगी ने नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग करके डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया। अगला है एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो हो जाएगा लखनऊ। एशिया का पहला मानव DNA बैंक लखनऊ में है तथा विश्व में यह दूसरे स्थान पे है, जहाँ DNA बैंक के साथ एक बायोटेक पार्क भी है। आगे है अगला टॉपिक है जीव विज्ञान के विविध। जीव विज्ञान विविध, इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है, तो इसमें हो जाएगा एसिडिक pH। क्या हो जाता है एसिडिक pH।
पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मापदंड एसिडिक पीएच नहीं है, बल्कि पीने का पानी दूषणकारी तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त और स्वादिष्ट हो। भौतिक मापदंड पीने के पानी की सुंदरता और स्वाद को प्रभावित करते हैं और जल का पीएच मान संतुलित हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल इम्यूनो एसिड है? इसमें हो जाएगा आर्जिनिन। क्या हो जाएगा? आर्जिनिन। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोगों से होती है। अमीनो अम्ल शरीर के उचित पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ कंडीशनल अमीनो एसिड जैसे आर्जिनिन, सिस्टाइन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ऑर्निथिन तथा प्रालीन है। अगला है, रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा सैचुरेटेड वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? तो हो जाएगा हृदय रोग। आगे है इसमें, संतृप्त वसा वाले भोजन का अधिक सेवन से हृदय रोग का खतरा हो सकता है। संतृप्त वसा उच्च एलडीएल स्तर खराब कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कारण होता है। हम जितनी कैलोरी ऊर्जा एक दिन में लेते हैं, संतृप्त वसा उसके 10% तक ही सीमित रहना चाहिए। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। संतृप्त वसा का स्रोत मक्खन, पनीर, दूध, आइसक्रीम और वसा युक्त मांस है। अगला प्रश्न है, आंसू का पीएच क्या है? तो इसमें हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा? 7.4। आंसू हल्के क्षारीय होते हैं जिनका पीएच 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन है? तो फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक हैं डॉक्टर बीबी मुंडुकुर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर बीबी मुंडुकुर। आगे इसमें, पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक डॉक्टर बीबी मुंडुकुर है। यह पुस्तक पौधे के रोपण एवं पौधों में लगने वाले रोगों के विषय में विस्तृत रूप से लिखी गई है। अगला प्रश्न है, रैपसीड अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और फूट का बीज गुणक अनुपात है? तो यह हो जाएगा 1:100। क्या हो जाएगा? 1:100। रेपसीड अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का बीजक गुणक अनुपात 1:100 है। अगला है, पुणे में कृषि मौसम विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह हो जाएगा 1932 में। कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1932 ईस्वी में पुणे में की गई थी, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर SL राठौर हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से फार्म यार्ड खाद FYM में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो हो जाएगा 0.5। जैविक खेत यार्ड खाद मूलतः मवेशियों के गोबर, मूत्र, कूड़े, अपशिष्ट, पुआल और अन्य डेयरी कचरे का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित रहते हैं।
इनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस प्रमुख रूप में हैं, जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किया जाता है। जैविक यार्ड खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% है। अगला प्रश्न है, रुई की एक गांठ का वजन है, तो ये हो जाएगा 180 kg। रुई की एक गांठ का वजन 180 किलोग्राम है। रुई की एक गांठ का वजन प्रत्येक देश में अलग अलग होता है। भारत में पड़ोसी देश पाकिस्तान व बांग्लादेश में रुई की एक गांठ का वजन भारत के समान होता है। अगला है, असंगत मैच की पहचान करें। तो असंगत इसमें से है हाइड्रोजन, ये है ब्लेज पास्कल, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। इसमें है हाइड्रोजन की खोज हेनरी केवेंडिश ने की थी। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जोहान्स गुटेनबर्ग। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक तथा ऑक्सीजन की खोज एंटोनी लॉरेन लैवोजियर ने की थी। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो इसमें अगला ऑप्शन भी है, इसमें हो जाएगा वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। क्या हो जाएगा, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला है, किसकी कमी के कारण फल चटकता या फटता है। तो हो जाएगा बोरान के कारण। बोरान एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक B है। परमाणु क्रमांक 5। बोरान तत्व की कमी से फल चटक जाते हैं। फल पकने को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। पोषक तत्वों की कमी जिसमें बोरान महत्वपूर्ण है। आनुवांशिक कारक, जीन अभिव्यक्ति, किस्म संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कैंसर की बीमारी किसके कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण। खट्टे फलों में कैंसर की बीमारी बैक्टीरिया जैंथोमोनास आक्सोनोपार्ड्स, क्या है ये, जैंथोमोनास आक्सोनोपार्डस के कारण होती है। यह रोग सभी प्रकार की नींबू वर्गीय फलों को प्रभावित करता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं, फलों एवं डंठलों पर दिखाई देते हैं। इस रोग के चिन्ह शुरू में पीले धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं जो निरंतर बढ़ते हुए कठोर भूरे रंग के उभरे हुए छालों में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है। तो हो जाएगा भंडारण में O2 की कमी के कारण। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। आंतरिक शारीरिक विकार, आलू की गुणवत्ता और आंतरिक गर्मी ब्लैक हार्ट रोग प्रदर्शित करते हैं। नोट में है, भंडारण में CO2 की अधिकता से भी आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। अगला है, विटामिन D की कमियों की बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने NCRT, NDMC और उत्तरी MCD स्कूलों के सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की। इस पहल को क्या कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा परियोजना धूप। क्या बोलते हैं, परियोजना धूप। आगे है, 9 अप्रैल 2018 को विशेष रूप से युवा लोगों में विटामिन D की कमी की बढ़ती घटनाओं को संबोधित करने के लिए FSSAI ने NCERT, NDMS और
नॉर्थ एमसीडी के सहयोग से परियोजना धूप की एक अनूठी पहल शुरू की। इसके तहत स्कूलों में उनकी प्रार्थना या असेंबली के समय को परिवर्तित कर उसे सुबह के स्थान पर दोपहर में मुख्यतः 11 बजे से 1 बजे के मध्य आयोजित करने का आग्रह किया जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जगह क्रायो संरक्षण। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं जीवों के शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों को निष्क्रिय कर बेहद कम तापमान लगभग 196 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह जगह क्रोमियम। स्टेनलेस इस्पात में 15% क्रोमियम रहता है। यह कठोर होता है, इसके कारण स्टील में जंग नहीं लगता है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण है, तो इसका क्या कारण है? तो ये हो जाएगा बीज आवरण अपारगम्यता। क्या हो जाएगा? बीज आवरण अपारगम्यता। कुछ पौधों के बीज आवरण कठोर होते हैं जिस कारण इन बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। यदि ऐसे पौधों के बीज पक्षियों के पाचन क्षेत्र से गुजरते हैं तो इनका बीज आवरण पतला या नष्ट हो जाता है, जिस कारण बीज आसानी से अंकुरित हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इनका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो ये जगह किण्वन का। दूध का दही के रूप में खट्टा होना किण्वन का उदाहरण किण्वन कहलाता है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। दही, सिरका, अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। आगे आपका अंकगणित है। ये जीव विज्ञान के जितने टॉपिक थे ये समाप्त हो गए। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।